जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब। उज़ैर भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया, आपने एक बार फिर दावत दी चीमा साहब। और नया साल मुबारक हो आपको। जी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर भाई। आपके टाइम का लोग आपका एनालिसिस बहुत पसंद करते हैं। और उज़ैर भाई जो हैं वो अपना यू एक बड़ा अच्छा शो भी होस्ट करते हैं, पाकिस्तानमी के नाम से, आई थिंक। जी। क्योंकि उसको थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो हम वैसे ही ज़रा पंजाबी प्रोनाउंसिएशन में माड़े ही होते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा चैनल भी है, डू वॉच दैट। मैं उसका वो लिंक भी दे दूंगा। और लिखते भी बहुत अच्छा है, डॉन में और बहुत सारी जगहों पे। और अटलांटिक काउंसिल के साथ काम कर रहे हैं। उज़ैर भाई, क्या चल रहा है? सुना है वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। पाकिस्तान $16 अरब की ख्वाहिश लगा के बैठा हुआ है। उधर सुना है कि इसहाक डार साहब की भी मुलाकातें होनी हैं कुछ IMF के साथ। हाउ डू यू सी दिस मैक्रो इकोनॉमी की क्या पिक्चर नज़र आ रही है पाकिस्तान की? इस वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज है। सुना है अब प्राइवेट बैंक भी जो है वो ओपन मार्केट से पैसे लेके पेमेंट्स कर रहे हैं, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की, वो भी रिपोर्ट देखी। सो हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन? तो जो है वजीर आजम साहब, चीमा साहब जिनीवा हैं। और फिर आज खबर आई है कामरान यूसुफ साहब की, बड़े रिलायबल रिपोर्टर है, कि वहाँ से वो दौड़े दौड़े फिर अबू धाबी जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ भी वहाँ होंगे। तो वहाँ से भी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, या कोशिश की जा रही है कुछ पैसे इकट्ठा हो। हालत हालत जो है चीमा साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमने लास्ट टाइम गुफ्तगू की थी उससे ज़्यादा संगीन हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के पास अगर आप देखें ऑफिशियल जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4.8 या 5 अरब के आसपास मोटा मोटा फिगर बनता है स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स। तो ये अगर आप 5 पे राउंड अप करें तो 5 में से 3 तो सऊदी का डिपॉजिट है। उसके ऊपर 2 जो है वो चीन का सेफ डिपॉजिट है। तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया एसेंशियली। ये तो आपने किसी और के पैसे अपनी जेब में डाल के रखे हुए हैं, आपके पास अपने पैसे कुछ नहीं है। इस वक्त मार्केट में भी शॉर्टेज है। और मार्केट में शॉर्टेज का चीमा साहब, हाल ये हो गया है कि आज ही सुबह मैं बात कर रहा था एक दो दोस्तों से जो आईटी इंडस्ट्री में है। एक आईटी में है, एक का रिलेशनशिप जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर में। अब अभी कहानी सुने चीमा साहब, हालात कितने बुरे हैं। आईटी वाला बंदा कहता है कि यार मैं अपना जो फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ उसके लिए मैंने गूगल की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, अडोबी की ली हुई है, या जूम की ली हुई है। ऐसे हम करते हैं, आप भी शोज करते हैं, मैं करता हूँ, हमारी सब्सक्रिप्शन होती हैं, हम उसके लिए पैसे देते हैं। तो वो कहता है वो मैं जब अपने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करता हूँ तो मुझे 260, 265, 270 का रेट मिल रहा है कन्वर्जन पे। अब मैं मेहनत करता हूँ सब्सक्रिप्शन पे, डॉलर कमाता हूँ। वो डॉलर जब मुझे मिलते हैं, मैं कन्वर्ट करके पाकिस्तान जब ऑफिशियली लाता हूँ तो वो मुझे 225 का पड़ता है। यानी कि मेरा कॉस्ट सरकार ने रख दिया है 270 पे, और मेरी इनकम को कर दिया है 225 पे। तो कहता है मैं कोई पागल का बच्चा, सॉरी फॉर द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मैं कोई पागल का बच्चा बैठा हूँ कि मैं लाऊं ये पैसे अपनी मेहनत के ऑफिशियल चैनल से पाकिस्तान के अंदर। मेरा तो नुकसान है, घाटे का सौदा है, तो क्यों करूं मैं ये काम? कोई मतलब हुब्बुल वतनी ऐसी तो नहीं होती ना चीमा साहब के, बंदा अपना जो है अपना ही कारोबार जो है बंद करके बैठ जाए। एक ये कहानी सुनी। दूसरी कहानी आज सुबह चीमा साहब ये सुनी कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक चीज इंपोर्ट होती है, ओलिक एसिड उसे कहते हैं, वो की इंपोर्ट है गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। 20,000 की एलसी है, वो फंसी हुई है। 20,000 की एलसी की फंसने की वजह से 2, 3, 4 लाख डॉलर का जो ऑर्डर है टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का, वो बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट रैशनलाइजेशन डार साहब ने लगाई हुई है कि जी आप एलसी खोलने में देर होगी तो उसका कारोबार ही ठप हो गया। अब हम कहते हैं हमें एक्सपोर्ट के डॉलर चाहिए, आपने एलसी जो क्रिटिकल इनपुट है प्रोडक्ट का, अब वो ब्यूरोक्रेट को तो नहीं समझाएगा ना बंदा, या बैंकर को तो नहीं समझाएगा कि भाई ये एसिड है, वो इंपोर्ट होता है, उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बनती। कुछ लोग कह रहे हैं बटन्स नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं जिपर नहीं आ रहे। तो ये हाल है चीमा साहब इस वक्त मईशत का। नहीं, बिल्कुल, ये तो जारी बात है। वो आपने सही कहा कि $3 अरब उनका है और 2 अरब उनका है। तो पाकिस्तान तो जो है वो फिर मुश्किल में है। ये जो बात की जा रही है उज़ैर भाई के सऊदीज और चाइनीज पैसे दे देंगे, और जैसे आपने कहा कि अभी कामरान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो भी ये कि खबर दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी, आपको लगता है कि ये पैसे मिल जाएंगे? क्योंकि रिसेंटली जो IMF से हमारे वज़ीर-ए-आज़म की बात हुई तो उन्होंने सवाल किया कि where do the Chinese and Saudis stand with you?
सो आप क्या समझते हैं इतना पैसा 4-6 अरब डॉलर आ जाएगा इमीडिएटली? और अगर आ जाएगा तो आ क्यों नहीं रहा? क्यों डिले किस चीज़ का? क्योंकि रिसोर्सेज़ तो डिप्लीट हो गए हैं। इसको ज़रा कैसे बताएँगे? देखें इस पे जो सिचुएशन है वो ये है कि पिछली दफ़ा भी हुआ था जब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वज़ीर ख़ज़ाना थे कि आईएमएफ ने कहा बल्कि ख़ुद फ़ोन करके कंफ़र्म किया सऊदी अरब से कि भाई आप दे रहे हैं बाकी पैसे कि नहीं। तो सऊदी ने कहा भाई हम दे रहे हैं लेकिन पहले आप हाँ करें तो फिर हम देंगे, हम आपके हाँ के बगैर नहीं दे रहे। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि आईएमएफ के हाँ के बगैर ना सऊदी, ना इमाराती, ना टिम्बकटू का सदर ना चीन का सदर कोई नहीं पैसे देने वाला। आपने पहले आईएमएफ से वो सर्टिफ़िकेट लेनी है बेसिकली एसेंशियली कि वो आप ट्रैक पर हैं और वो आपसे एग्री करते हैं। तो ये सिचुएशन तो आपकी खड़ी है। अब दूसरी बात कि अगर ये पैसे आ भी जाएँ चीमा साहब तो बगैर इस्लाहात के ये वही बात होगी कि मैं एक शख़्स है उसको जो है उसकी रिस्ट्स कट हो गई है, ठीक है ना? खून बह रहा है बड़ी तेज़ी से और डॉक्टर कहे भई खून बहने दो, इसको ड्रिप लगा दो नए खून की। ज़िंदगी तो नहीं बचेगी ना, खून तो आपका जा रहा है भाई, पहले आप उसकी मरहम पट्टी करें, फिर नया खून लगेगा, वरना तो बंदा मर जाएगा। तो यही सिचुएशन है कि जब तक ये हुकूमत इससे पहले वाली भी हुकूमतें ये करती आई हैं, बिलख़ुसूस ये हुकूमत, बिलख़ुसूस ये वज़ीर ख़ज़ाना रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं अपनाएँगे, जब तक ये एक डार पैक पे अटके रहेंगे तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ना। आप 6 क्या 60 अरब भी ले आएँ, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 5 साल बाद हम यही कन्वर्सेशन वापस कर रहे होंगे बगैर बुनियादी इस्लाहात के। तो उज़ैर भाई बुनियादी इस्लाहात क्या हैं? ये जो सवाल करते हैं आपको भी मैंने देखा ट्विटर पे, आप हमेशा जो है वो बड़े एक एकेडमिक क्वेश्चन उठाते हैं और पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाते हैं। इसहाक डार साहब इतनी बड़ी पाकिस्तान की फाइनेंस जो वो मशीनरी है, ये उनको नहीं पता ये रिफॉर्म्स करनी है, वो क्या रिफॉर्म्स हैं जो हो नहीं पा रही? ज़रा हमारे व्यूअर्स को हमें थोड़ा एजुकेट करें इस पे। देखिए 3-4 बड़ी रिफ़ॉर्म्स हैं जो अभी नहीं काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही हैं इस मुल्क के अंदर। पहली हम स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन सिस्टम से। अब टैक्सेशन सिस्टम के अंदर हमें मालूम है कि आपकी एग्रीकल्चरल का इनकम टैक्स नहीं है आपके मुल्क में। आपका पूरा सिंध का सूबा अ, भारत के पूना शहर से कम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करता है, तो रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं। आपने रियल एस्टेट में कैसीनो इकोनॉमी बना के छोड़ दी है अनप्रोडक्टिव एसेट के अंदर, ठीक है? आपके रिटेलर्स जो हैं आपके रेस्टोरेंट जो हैं वो तो टैक्स सिस्टम का हिस्सा नहीं है बल्कि आप अगर जो है जाएँ बाज़ारों में या बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाएँ तो कैश ओनली चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन और टैक्स नहीं देते। तो ये एक टैक्स के इस्लाहात की ज़रूरत है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपके क्योंकि काफ़ी लिसनर्स इंडिया से भी आते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जीएसटी लगाया। आपके लिसनर नीचे कमेंट करके बता दें कि वो कितना बड़ा रिफ़ॉर्म था और कितना मुश्किल रिफ़ॉर्म था, लेकिन वो करके दिया हालाँकि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो ताजिर है। ठीक है ना? उन्होंने फिर भी टैक्स लगाया क्योंकि इस्लाहात करनी थी। तो ये एक टैक्स की साइड पे इस्लाहात है। दूसरा आपका पावर सेक्टर है, जहाँ 2500 अरब रुपए से ज़्यादा का सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्ज़ा जिसे कहा जाता है, जहाँ आपके लीकेजेस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट द सेम एज़ द रेवेन्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कर्ज़ा बढ़ता जाता है। अब ये 2500 अरब रुपए से बढ़ चुका है। तो आपने उसको पावर सेक्टर को इस्लाहत करना है, डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ करना है, उनकी कलेक्शन बेहतर करनी है, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कम करना है। ये एक इस्लाहत, ये ज़रूरी इस्लाहत आपने करनी है। तीसरी बड़ी इस्लाहत जो अभी मतलब फ़ौरन इमीडिएट टर्म में हो सकती है, वो ये कि आपकी जो एक्सचेंज रेट आपने मसनूई तौर पे रोक के रखी हुई है, उससे पूरी मईशत के अंदर एक डिस्टॉर्शन हो चुकी है। तो आपने ये ख़त्म करनी है। अब देखें क्योंकि इन्होंने इतने टाइम से ये काम एक्सचेंज रेट की अब मैं बात कर रहा हूँ, रोक के रखा हुआ है, तो अब होगा ये वो कहेंगे हम जाने देंगे तो महँगाई होगी। भई ज़ाहिर-सी बात है महँगाई होगी। एक चीज़ जिसकी मार्केट में प्राइस 260 है आप उसको 225 पे रोक के रखें और उसी हिसाब से फिर पेट्रोल की कीमत तय हो आपकी मार्केट के अंदर, उसी हिसाब से आपकी बिजली की कीमत, गैस की कीमत तय हो मार्केट के अंदर। तो जब आपने मसनूई तौर पे सस्ता रखा हुआ है तो आप उसको छोड़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है महँगाई होगी। तो वो तो कड़वा घूँट आपने पीना है। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है चीमा साहब, किसी भी आप इकोनॉमिस्ट से बात करें तो ये दुनिया भर में काम इसी तरह होते हैं। पाकिस्तान में वो ज़िद अड़ाई हुई है कि हमें नहीं करने ये काम क्योंकि एक बेसिकली नैरो तबके का एक बिलीफ है कि हम जो है इकोनॉमिक थियरी जो दुनिया में चलती है वो पाकिस्तान में नहीं चलती और हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसका सियासी नुकसान होगा बहुत अब। तो अब ये मसला आ चुका है कि अब आप इलेक्शन के माहौल में एक और नई वेव ऑफ इन्फ्लेशन 20-25% और इन्फ्लेशन अवाम शहरियों पे लाएँ तो वो तो आपको वोट नहीं देने वाले। तो अब ये सियासी मसला बन चुका है मईशत से ज़्यादा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली सियासी मसला है और इसी के लिए जो है वो बात हो रही है। अच्छा उज़ैर भाई ये बताइए कि जो कल पहले तो आपने कुछ ज़िक्र किए हैं चीज़ों का जिस तरह के अगर 230 का डॉलर हम ले रहे हैं तो 260-70 का जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। ये जो इसहाक डार ने कल बात की थी कि जो कमर्शियल बैंकों के पास पैसे पड़े हैं वो भी स्टेट के पैसे हैं। ये कोई डैमेजिंग स्टेटमेंट है? इससे क्या नुकसान हो सकता है? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? बहुत बहुत ही गैर मुनासिब और डेंजरस स्टेटमेंट था। मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है कि वज़ीर ख़ज़ाना को जो है एहसन इकबाल साहब अभी खुद जियो पे मैंने उनकी क्लिप देखी, कह रहे थे नहीं उनका ये मतलब नहीं वो मतलब था वगैरह वगैरह। बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल जब बाजार खुलेगी मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो काफ़ी हम मंदी देखेंगे मेरे नज़दीक, इन माय एक्सपेक्टेशन। शायद मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ कि इतनी मंदी ना हो, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना बेसिकली कह रहे हैं कि आपके जो प्राइवेट फॉरेन अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक साइट पे, वो भी सरकार के हैं। यानी कि वो वही जो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फ्रीज किए थे, लोगों को शायद याद हो, नौजवानों को इतना याद ना हो, गूगल पे जाके पढ़ लें उसके बारे में। ये हो चुका है और सागदार ही ये काम कर चुके हैं पहले। तो अब मुझे लग रहा है कि और एक और रन होगा बैंक्स पे कि लोग अपना डॉलर निकालने की कोशिश करेंगे। और मुझे तो आज सुबह मैं जब उठा मैंने देखा उन्होंने ये बात की है, तो कोई 8-10 मैसेजेस आए हुए थे दोस्तों के कि यार ये बात ठीक है, कुछ कह रहे हैं हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहे फॉरेन करेंसी के चेक्स, हम बैंक जाएँ तो हमें नहीं मिलेंगे पैसे वगैरह। तो ये इन्होंने खुद एक अपनी जो है गैर मुनासिब बयान से पैनिक क्रिएट कर दिया और कल देखते हैं बाज़ार में जो है वो इसका पैनिक का इम्पैक्ट क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और बड़ा सिंपल सा बुनियादी सवाल है, जो ज़ैर भाई मैं चाहता हूँ कि आप हमारे से शेयर करें। अगर हम पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है गॉड फ़ॉरबिड, आप क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर? जैसे हमने देखा वेनेज़ुएला, दुनिया में श्रीलंका ये ऐसे ममालिक हैं जो दिवालिया हुए हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर? हाउ डू यू सी किन-किन एरियाज़ पे जो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस द बोर्ड बहुत ही डेंजरस होगा। ये ऐसा हाल है कि मैं पेंट करता हूँ पिक्चर तो आपको समझ आ जाएगी और आपके नाज़रीन को ये कितना हौलनाक मंज़र है ये। पाकिस्तान जो है अपनी ज़्यादातर एनर्जी इम्पोर्ट करता है चीमा साहब। पाकिस्तान अपनी दालें इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान मुर्गी का खाना इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान वनस्पति घी इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान नेचुरल गैस एलएनजी इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए कपास इंपोर्ट करता है और मैंने आपको बटन्स वगैरह का एग्जांपल दे दिया जो की इनपुट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, वो इंपोर्ट करता है। जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है इसका मतलब ये है कि उसके पास डॉलर्स नहीं हैं तिजारत करने के लिए, जो चीज़ें उसको ज़रूरत है खरीदने की या अपने कर्ज़े अदा, डिफ़ॉल्ट होता है आप अपने कर्ज़े या पेमेंट्स ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर सकते, उसकी वजह से फिर आपको जो इंपोर्ट करना है उसके बाद आपके पैसे खत्म हैं। वेनेज़ुएला में हमने फॉर एग्जांपल देखा एट द हाइट ऑफ द क्राइसिस वहाँ टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी चीमा साहब। ठीक है, हम तो फिर भी चले मुस्लिम शावर इस्तेमाल करने वाली कौम है तो टॉयलेट पेपर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मास्यूटिकल की एपीआईज़ का शॉर्टेज हो जाता है, इंसुलिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका शॉर्टेज हो जाता है। तो ये एक ऐसा हौलनाक मंज़र है कि आम शहरी जो दाल-रोटी खाने वाला है, दाल-रोटी के की इनपुट्स देख लेते हैं ना चीमा साहब। दाल है, घी है, ठीक है, गैस है क्योंकि उसपे पकानी है आपने और रोटी है दाल के साथ, ठीक है। गैस इम्पोर्ट होती है, गैस खत्म हो गई, मुश्किल महँगाई और लकड़ी जलानी पड़ेगी। दाल इम्पोर्ट होती है, महँगी हो जाएगी आम आम शहरी की खाने का। घी इम्पोर्ट होता है, घी ब कम हो जाएगा या महँगा हो जाएगा। तो एक महँगाई की तूफ़ान आएगी, शॉर्टेज हो जाएगा और आज ही हमने बेसिकली अगर आप ट्विटर पे आपने भी देखा होगा कि क्वेटा वगैरह में तो लोग एक शख्स मारा गया है या कोई रायट्स हुए थे आटे के ऊपर। तो ये वाला माहौल जो है आप हर गाँव-गाँव, शहर-शहर खित्ते-खित्ते में देखेंगे पाकिस्तान की अगर खुदा ना ख़्वास्ता डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये जो बातें चल रही है चाइनीज़ क्यों नहीं जंप इन कर रहे ज़ैर भाई? एक एक क्वेश्चन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल सुन रहा था कि पाकिस्तान जो बिज़नेस कॉर्पोरेशन है या एसोसिएशन है पता नहीं आई थिंक वो ये बात कर रहे थे। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल। हाँ, पाकिस्तान सॉरी बिज़नेस काउंसिल वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसको जो पेरिस क्लब है या चाइना है या जिनके हमने कर्ज़े देने हैं बायलैटरल या मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, उनसे हम माफ़ी माँग लें या उनसे लोन फॉरगिव करवा लें। इज़ दिस अ प्लॉजिबल आर्गुमेंट? कैन गवर्नमेंट डू दिस? वेल इट कैन अगर वो कोशिश करे लेकिन फिर वो डिफ़ॉल्ट के सिनेरियो में होती है ना, श्रीलंका में हमने देखा, अर्जेंटीना में देखा, पहले आपने कहता होता है भाई हमारा दिवालिया हो गया अब आके बात करो हमारे साथ,
ठीक है, रीस्ट्रक्चर करो। ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है 9/11 के बाद हो चुकी है। अगेन मैं जो बात कर रहा था आपसे कि खून अगर बह रहा है पेशेंट का और आप ड्रिप पे ड्रिप लगाते चले जाएं, मर जाएगा और कुछ फायदा नहीं है उसका। तो 20 साल पहले रेड रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, 20 साल बाद हम बैठ के वही बात कर रहे हैं जो हम 1999 में कर रहे थे कि डेट रिस्ट्रक्चर हो गई थी 2001 के बाद। क्या फ़ायदा हुआ है? 8 साल का बूम आया, उसके बाद फिर वही कर्ज़ों में डूबती गई मईशत। तो चाइना इस वक़्त देखें एक जियोपॉलिटिकली भी मेरे नज़दीक इसलिए स्टेप इन नहीं कर रहा क्योंकि बीआरआई के थ्रू चाइना ने काफ़ी सारे ममालिक को काफ़ी सारे कर्ज़े दिए हुए हैं। ठीक है? और सीपैक जो है वो क्राउन ज्वेल था बीआरआई का, जैसे आपको मालूम है। तो अगर सीपैक रिसिपिएंट कंट्री पाकिस्तान क्राउन ज्वेल वो डिफॉल्ट कर जाता है और चाइना उसके साथ रिस्ट्रक्चर करता है, तो पीछे एक लाइन है ममालिक की जो भी कहेंगे कि भाई हमारा हमारा भी करो ना फिर। ठीक है? और ये देखें ये बड़ी सिनिकल हमें ये बात समझना होगी। ये मैं अब आईआर की तरफ आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से हट के जियोपॉलिटिक्स की तरफ आ रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्डर रन करने के कॉस्ट्स होते हैं। ये बात आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। अमेरिका रहा है, उसने ब्रेटन वुड्स बनाया, उसने बाकी सारी चीज़ें की। हम अगर तारीख में देखें तो टेकीला क्राइसिस होता है, नाइजीरियन बॉन्ड क्राइसिस होता है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, वगैरह वगैरह। अमेरिका का ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो फिर इन ममालिक या पेरिस क्लब जो है वो इन ममालिक की मदद करता था जब वो कर्जा अपना अदा नहीं कर सकते थे। इट्स अ कॉस्ट उन्होंने खानी पड़ती थी। भाई अगर मुल्क का चौधरी दुनिया का चौधरी बनना है तो फिर चौधराहट का कॉस्ट भी होता है ना, कि आपने कुछ चीज़ें करनी है अपने अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए। अब क्योंकि यूएस चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, अमेरिका उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और कर रहा है, यानी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी वगैरह, जो कि फिर चाइना पे कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। कहें भाई आपने अगर फ्री राइडर तो अब आप नहीं बन सकते ना, आपने चला लिया, अपनी चौधराहट बढ़ा ली पिछले 20, 25, 30 सालों में, अब हमारा मुकाबला है। तो आपने जिन ममालिक को कर्जा दिया है, जाओ जरा कॉस्ट बेयर करो ना, देखो कैसे होते हैं मुज़ाकरात करके, ज़रा हमें ट्राई बताओ कि तुमसे होता भी है कि नहीं। तो ये एक हमें समझने की भी ज़रूरत है कि अभी तक ये बात नहीं हुई कि अमेरिका ये नहीं कहता कि आप चीन और अमेरिका के बीच में पिक करें, ऐसा नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशनली वो यूज़ कर रहा है ये कहने को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई चाइना से अगर आपने कर्ज़े लेने हैं, तो फिर जब हालात ख़राब हों तो हमारे पास पहले नहीं आइएगा, पहले आप चीन जाइएगा और उनको कहें कि भाई आपने कर्ज़े दिए थे तो आप मदद करें हमारी। अच्छा, उज़ैर भाई ये भी बात हुई है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल जो एशियाई तरक्याती बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उसने कोई 9 महीने के लिए पाकिस्तान को आई थिंक $2.7 बिलियन के पैसे दिए हैं। तो ये भी वो मैं देख रहा था जो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, वो कह रहे थे कि अगर हम डिफ़ॉल्ट हो रहे होते तो वो हमें कर्ज़ा क्यों देते? सो ये जो ग्लोबल इस तरह के लैंडेड से पैसा आ रहा है, डू यू थिंक कि ये वो समझ रहे हैं डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, या कि व्हाई आर दे गिविंग लोन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हमें तो देखो पैसा मिल रहा है? देखें एडीबी, वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं, एक तो प्रोग्राम चलता रहता है तो उसकी डिसबर्समेंट होती है। अभी हमने देखा कि और ये मिफ्ता इस्माइल साहब खुद ऑन द रिकॉर्ड पहले भी कह चुके हैं, दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना भी कह चुके हैं कि जब आईएमएफ 1 अरब का आपको चाहिए ना, आईएमएफ आईएमएफ हाँ करेगा तो एडीबी, वर्ल्ड बैंक के जो फ्लोज़ हैं वो भी आने लग जाएँगे, बाकी मल्टीलैटरल्स के आ जाएँगे, चीन, सऊदी अरब, यूएई के, कतर के आ जाएँगे। तो ये अगेन ये एक पैकेज होता है टू सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ऐसा नहीं है कि कल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि जब हमने लास्ट टाइम गुफ्तगू की थी और आज के दिन पाकिस्तान उस भयानक सिनेरियो के और करीब है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बात समझाई थी। लेकिन इस वक़्त क्योंकि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने जो अपनाया हुआ है, दुनिया भर के ममालिक जो उनके भी अपने इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हैं, टीम्स हैं जो पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अपनाया हुआ है, ये बड़ा डेंजरस है। इस पे आप इनकी मदद करोगे भी तो फ़ायदा नहीं होगा। और देखें हमें एक मवाज़ना भी करना होगा चीमा साहब मिस्र के साथ। वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर है, वहाँ हमसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया की, ठीक है ना? इज़राइल से भी दोस्ती है, सऊदी अरब से भी दोस्ती है, वगैरह-वगैरह। वहाँ बड़ी मदद की गई सीसी की। लेकिन अगेन सीसी ने बुनियादी इस्लाहात नहीं किए, तो आज कोई भी जाके गूगल पे पढ़ ले इजिप्ट की स्टोरीज़ पिछले 1 महीने से, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पाकिस्तान से बुरा हाल है। हालाँकि पाकिस्तान से ज़्यादा मदद की गई मिस्र की। तो ये भी कहना कि जी टेक्नोक्रेट्स और सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए, हमारे दोस्त ममालिक मदद कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारी है, उससे जो खून निकल रहा है,
वो आपने खुद ही मरहम पट्टी करनी है, उसके बगैर दुनिया आपकी जितनी भी मदद कर ले वो डूबेगा ही पैसा उनका। उज़ैर भाई, ये भी एक बात चल रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे एसेट्स भी हैं। क्या कोई पाकिस्तान के पास ऐसे एसेट्स नहीं है जो हम दे सकें? रिसेंटली पता चला था यूएई जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं उसमें से कुछ शेयर लेगा और उसके रिटर्न में हमें कोई पैसा देगा। ये कोई 2-4 माह 3 माह पहले मैंने ये बात सुनी थी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे एसेट्स हैं जो हम दें और उसके रिटर्न में हमें पैसा जो है वो मिल जाए? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन बात हो रही थी कि पाकिस्तान अपने 3 बड़े एयरपोर्ट्स जो है वो बात कर रहा है उस हवाले से। तो इसमें क्या कितना को वेट है इस चीज़ में कि अगर कुछ दे के तो हम अपने हालात बेहतर कर लें और इस तरह? नहीं, बिल्कुल है। अभी एलएनजी प्लांट्स की भी बात चल रही थी, एयरपोर्ट्स की है और भी पीआईए है, स्टील मिल है, आपने प्राइवेटाइज़ेशन तो करनी है। अब देखें इस वक़्त अगेन बाकी लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी रैशनल, बड़ी बेसिक सी आर्गुमेंट, मैंने आपको एक आईटी का एग्ज़ाम्पल दे दिया फ्रीलांसर का। आप कह रहे हैं दुनिया को कि भई हमारा असासा आके खरीदो, ठीक है? अस्यूम करते हैं ये ₹1000 का असासा है और आपने डॉलर की वैल्यू रखी हुई है ₹1000, तो $1 का बना, ठीक है? अब दुनिया सामने वाली कह रही है भाई आपने ये मसनूई तौर पे इसको ₹1000 रखा हुआ है, बनता तो ये 2000 का है डॉलर, ठीक है ना? असासा ₹1000 का है, लेकिन डॉलर की कन्वर्जन रेट 2000 होनी चाहिए। तो वो हो गया कितने का? 50 सेंट का असासा है इन रियलिटी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए बात कि क्यों नहीं हो रहा। तो 50 सेंट के असासे को अगर आप $1 पे बेचने जाएं बाजार के अंदर, तो वो आपके मामू के लड़के हैं जो ले लेंगे। आपके मामू का लड़का भी नहीं लेगा ना आपसे असासा महंगी खाला का रेट भी में। नहीं लेगा। खाला का भी नहीं लेगा, है ना? ताया का भी नहीं लेगा, फुप्पी का भी नहीं लेगा, दादा आपका चचा भी नहीं लेगा खुद, सही है ना? ठीक भाई है? भी नहीं लेगा। भाई भी नहीं लेगा। तो वो भी अब यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम खरीदने को तो तैयार है, लेकिन आप पहले एक बेसिक रैशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे मुल्क तो चलाओ। अब आप कह रहे हो 225 पे असासा ले लो 225 के इंटरबैंक रेट पे, तो वो कोई पागल है कि वो लेगा 260 का? तो उसको नजर आ रहा है असल रेट है, तो वो 15% ओवर वैल्यूड पे क्यों ले आपसे माल? ये है असल चक्कर। बिल्कुल। और आप जो शुरू में आपने बात की वो रिफॉर्म्स वाली, वही लॉन्ग टर्म वायबल चीज़ है और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि उसकी उज़ैर भाई आप पॉलिटिकल कॉस्ट है। उसकी वो ही बात है और कोई बात नहीं है। वो जिसको भी करना पड़ेगा आएगा वो करेगा। सऊदीज़ भी थक गए हैं, चाइनीज़ भी थक गए हैं, अमेरिकन्स चले गए हैं। मैं देख रहा था वो हमारे दोस्त हैं नदीम हुसैन, उन्होंने एक डेट्स का बनाया हुआ था कि हमने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितने देने हैं अभी डॉन में आई थिंक, और इसी तरह किस मुल्क के हमने कितने पैसे देने हैं, चाइना के सबसे ज़्यादा देने हैं। तो ये जिन जिन मुल्क, चाइना के साथ तो अंदर बैठ के यार हमें इतने महंगे लोन दे दिए, इतना कुछ हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो गई, हमने भी अपना वो खुशी खुशी वो फंदा कबूल कर लिया। उस वक्त हमें ये था एफडीआई आएगी, बलूचिस्तान बेहतर होगा, इकॉनमी होगी, पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो उस वक्त तो हमने वो कर लिया, अब वो हमारे गले पड़ गई, अब फौज भी पीछे, वो सिक्योरिटी डिविजन्स भी गायब, उधर हदायतुल्ला साहब दंदना रहे हैं गवादर में। तो थिंग्स आर कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट सिनेरियो है वहाँ पे। तो अ, असल जो रास्ता है वो वही लॉन्ग टर्म रास्ता है जिससे कड़वी गोली खानी पड़ेगी वंस फॉर ऑल, लेकिन रास्ते पे लेके आए हमें। आपने कहा वो ब्लीडिंग बंद करें, वो ब्लीडिंग बंद करेंगे जो उज़ैर भाई आप, तो जैसे आपने कहा कि वही एक रास्ता है। लेट्स सी क्या होता है। और बल्कि आखिरी आखिरी बात एक मैं कह दूं जाने से पहले चीमा साहब, ये एक बड़ी चल रही है बात पाकिस्तान में और ज़रूरी है कि हम अपने नाजरीन को कहें कि ये बड़ी अहमकाना बात है कि जी सियासत को मईशत से दूर कर अलग कर दें या टेक्नोक्रेट्स लें। देखें इकोनॉमिक्स फंडामेंटली जो है वो सियासत से जुड़ा हुआ है। रिसोर्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंडामेंटली इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स कि किसको क्या रिसोर्स कहाँ से कैसे किस वक्त कैसे मिलेगी, ठीक है ना? तो ये कह देना कि जी मईशत को अलग कर दें, भाई कैसे अलग करें? आपने टैक्स लगाना है लोगों पे, ये एक सियासी फैसला है, उसके सियासी कॉस्ट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स तो नहीं कर सकते, वो करेंगे 3 महीने बाद अनपॉपुलर होंगे चले जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा पूरा रिफॉर्म। ये इशरत हुसैन साहब ने इस हफ्ते डॉन में बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है, अगर आप लिंक कर सके अपनी डिस्क्रिप्शन में तो जरूर कीजिएगा। उन्होंने भी यही आर्ग्यूमेंट किया है कि भाई ये टेक्नोक्रेट्स और ये सियासत से अलग करने का जो तरीका है इसका नुकसान ही हुआ है इस मुल्क को 70 साल से 75 साल से। ये एक्सपेरिमेंट रन करना आप बंद करें, ये सियासी मसले हैं और सियासत इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि मईशत को आइसोलेट कर दें, ये काम नहीं होगा, हुआ नहीं है और होगा भी नहीं।
देखिए, इस वक़्त सबसे एडवांटेजेस पोज़ीशन में पॉलिटिकली तो इमरान खान है। वो तो कहते हैं ये गलतियाँ बनाएँ, वो तो कहते हैं डिफ़ॉल्ट भी हो जाए तो होता है तो हो जाए, मुझे क्या? मैं तो बताऊँगा देखो मैं ही मुल्क को चला रहा था और ये था। और एस्टेब्लिशमेंट को फ़ौज के नवाज़ शरीफ लोग कह रहे हैं कि भई आप हमारा साथ दो, आप इस कश्ती को साथ लेके चलेंगे, छोड़ना नहीं, ये नहीं, वो एक नहीं। नया उधर नज़र-ए-ज़रूरत चलाओ। और उधर से इमरान खान जो है वो छुरियाँ चाकू लेके बैठा हुआ है और कह रहा है छोड़ूँगा नहीं। तो ये चीज़ है, बल्कि आज वो शहबाज राना की भी रिपोर्ट थी जो तो वो बात कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मेरी बात हुई, मुझे कॉल आई आईएमएफ की, ठीक है। मैं आपको इस तरह की एक छोटी-सी स्टोरी और बता देता हूँ। जब उसने कहा ना, जब मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि मुझे कॉल आई, शहबाज राना ने उसका रिबटल दे दिया। मैं एक बात बताऊँ, ये पाकिस्तानी लीडर्स को बड़ी प्रॉब्लम है। इससे पहले वन ऑफ द हाईएस्ट एक डिप्लोमेट थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले बताया कि जब इमरान खान रशिया से होके वापस आए तो यूरोपियंस को ऑन बोर्ड लेना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा मैं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को कॉल करता हूँ। तो इन्होंने रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने कॉल कर दी। उन्होंने कहा जी ठीक है, कल करेंगे या परसों, जो भी टाइम तय हुआ। उन्होंने कॉल की। तो जब प्रेस रिलीज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई तो उन्होंने कहा कि यूरोपियन एम्बेसडर ने उसने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने इमरान खान को कॉल की, ठीक है? और ये बताया कि हमें कितनी यूरोपियन यूनियन को हमारी कितनी ज़रूरत है कि वो हमें कॉलिंग कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने इसका बड़ा बुरा मनाया कि आपकी रिक्वेस्ट पे कॉल हो रही है और आप उल्टा हमें जो है ना वो इतनी तो कर्टसी रखें कि इस तरह बात ना करें। हमारी लीडरशिप अपने वो डोमेस्टिक ऑडियंस को विन करने के लिए इस तरह की सुरसरियाँ जो है ना वो ज़हर भी छोड़ते रहते हैं। बिल्कुल, और आपने अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, और अगेन आम शहरी के लिए तो ये बड़ी आसान बात है समझना। देखें, दुनिया का जो सिस्टम है वो नॉर्मल रिलेशनशिप का ही सिस्टम है। तो अगर आप किसी मोहल्ले के अंदर भी ये हरकत करें, मैं कहूँ कि जी चीमा साहब ने मुझे कॉल किया, अब हमारे दोस्त अहबाब एक ही हैं, मैं बढ़-चढ़ के एक दिन बताऊँ, अगले दिन आपने उन्हीं लोगों के साथ रोटी खानी है। वो कहेंगे, "ओ चीमा साहब, आपने उज़ैर को फ़ोन किया था।" आप कहोगे, "नहीं भाई, उज़ैर ने मुझे कहा था फ़ोन करने को।" ठीक है ना? तो हमारे ताल्लुकात खराब तो होंगे, और बेइज़्ज़ती किसकी होगी? मेरी होगी ना, क्योंकि वही लोगों को पता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो हाँ। ये एक अजीब हमारी हरकतें हैं। अब देखें कि वो कह रहे हैं 3 दिन में आ जाएगा आईएमएफ का वफ़द। जुम्मे के दिन कह रहे हैं 3 दिन में आ जाएगा, यानी कि क्या, वो आईएमएफ एमडी जो है वो अपनी टीम को कहेगा, भाई वीकेंड छोड़ो, बोरिया-बिस्तरा पैक करो, अभी नया साल शुरू हुआ है, तुम छुट्टियों से आए हो, खैर है, जाओ पाकिस्तान पीर को पहुँचो। ऐसे तो नहीं होती ना, दुनिया ऐसे नहीं चलती। अब उन्होंने शोशा छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कुछ बात करनी थी पॉज़िटिव न्यूज़ के लिए कि जी 3 दिन में आ रहे हैं। भाई नहीं आ रहे 3 दिन में, आप अभी रुकें ज़रा। बिल्कुल ऐसे बात है, लेट्स सी, देखते हैं जिनेवा से क्या मिलता है और क्या बातें होती हैं। सुने एमडी भी नहीं आ रही है आईएमएफ की वहाँ पे। तो लेट्स होप कुछ बेहतर हो। अब तो ये जो हर रोज़ जिस तरह आप भी कह रहे थे कि आज से 1 महीना पहले जो बात की थी, वो ज़्यादा अच्छी थी, आज और पोज़ीशन जो है वो मुश्किल में है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच उज़ैर यूनुस साहब, इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग थैंक यू, फ्रॉम यू इन फैक्ट। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।